हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसी रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां चोरों ने महज 30 मिनट के अंदर न्यूयॉर्क के JF कैनेडी एयरपोर्ट के कार्गो बिल्डिंग से $5 मिलियन कैश और सोने और कीमती सामान से भरे 30 बैग्स लूट लिए। इस लूटे हुए सामान की कीमत आज के ज़माने के हिसाब से लगभग $27 मिलियन बनती है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि चोर ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बिल्डिंग के अंदर घुसना कैसे है और लूट का सामान कहाँ रखा हुआ है। इस चोरी की तहकीकात लगभग पूरे 30 साल तक चली और इस चोरी के मास्टरमाइंड ने अपने गैंग के सभी मेंबरों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। तो आखिर वो क्या वजह थी जो इस गैंग के सभी लोग एक एक करके मारे गए, और आखिरकार क्यों इस चोरी से जुड़े आखिरी शख्स को गिरफ्तार करने में पूरे 30 साल लग गए, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है सन 1978 में, जब एक सुबह JF कैनेडी एयरपोर्ट पर लुफ्थांसा एयरलाइन की कार्गो बिल्डिंग में 6 चोर घुसते हैं और बहुत आसानी से कई मिलियन डॉलर की चोरी को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस पूरी चोरी के दौरान चोरों को बिल्डिंग के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम था। तब पुलिस को शक होने लगता है कि हो ना हो इस चोरी में एयरपोर्ट का कोई ऑफिसर शामिल है और उसने ही चोरों को पूरी बिल्डिंग के एंट्री एग्जिट और बिल्डिंग में आने वाले कैश और कीमती सामान के बारे में बताया होगा। पुलिस का ये शक तब और भी बढ़ने लगता है जब उन्हें यह पता चलता है कि चोरी से एक रात पहले ही फ्रैंकफर्ट से $5 मिलियन कार्गो बिल्डिंग भेजे गए थे, जिन्हें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन बैंक भेजा जाना था। चूंकि इस चोरी में बैंक के $5 मिलियन भी थे, इसलिए केस FBI को सौंप दिया जाता है। FBI शुरुआत से ही एक थ्योरी पर काम कर रही थी और उनका यही मानना था कि इस चोरी के पीछे जेम्स जिमी उर्फ जेंट बर्ग का हाथ है। जेम्स बर्ग न्यूयॉर्क की एक क्राइम फैमिली का मेंबर था जिसका नाम था लकी। जेम्स बर्ग इस क्राइम फैमिली का एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था जिसके लिए किसी को भी मौत के घाट उतारना एक आम बात थी, मगर साथ ही साथ वो एक बहुत ही चालाक आदमी भी था जो लकी गैंग के हर ऑपरेशन की प्लानिंग करता था। जेम्स बर्ग की हैवानियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसने जिन लोगों को भी मौत के घाट उतारा उनकी बॉडीज़ या तो कभी मिली ही नहीं, और मिली भी तो उनकी बॉडीज़ के कई हिस्से गायब थे। हालांकि जेम्स बर्ग इस चोरी के वक्त वहां मौजूद नहीं था, मगर इस चोरी की प्लानिंग उसी ने की थी जिसमें चोर $5 मिलियन कैश और $8,75,000 का कीमती सामान JF कैनेडी एयरपोर्ट से लूट ले गए। ये चोरी पूरे अमेरिका में इतनी मशहूर हुई कि लोग इसे लुफ्थांसा हाइस के नाम से जानने लगे। ये जेम्स बर्ग की पहली चोरी नहीं थी और इससे पहले भी वो सन 1972 में 2 बार जेल जा चुका था, जहां कोर्ट ने उसे 6 साल की सज़ा सुनाई थी क्योंकि उसने गैस्पर शियाको नाम के एक शख्स को मार मार कर अधमरा कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके बॉस केसी रोसाडो से जुए में कुछ पैसे हार गया था और पैसे नहीं दे रहा था। 6 साल की सज़ा काटने के बाद बाहर आते ही जेम्स बर्ग ने इस चोरी की प्लानिंग शुरू कर दी। इस पूरी चोरी की प्लानिंग एक लाउंज में होती थी जिसका नाम था रॉबर्ट लाउंज, और इसे जेम्स बर्ग ही चलाता था। इस लाउंज में अंडरवर्ल्ड के ज़्यादातर क्रिमिनल्स का उठना बैठना होता था, जहां वो लोग पार्टी और अपनी प्लानिंग्स करते थे। जेम्स बर्ग के इस लाउंज में प्लानिंग करने की एक वजह यह भी थी कि ये लाउंज JF कैनेडी एयरपोर्ट से बहुत करीब था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के लोगों का वहां भी आना जाना काफ़ी होता था। ये पूरी प्लानिंग एक खबर की वजह से हो रही थी, और वो खबर ये थी कि लुफ्थांसा एयरलाइन का एक प्लेन JF कैनेडी एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में $5 मिलियन लेकर आ रहा है, जहाँ से ये कैश और बहुत सारा कीमती सामान लूटा जा सकता है। यह खबर जेम्स बर्ग के खास आदमी हेनरी हिल को मार्टिन क्रगमैन नाम के एक शख्स से मिली थी, और मार्टिन क्रगमैन को लिवाइस वर्नर से। लिवाइस वर्नर जो लुफ्थांसा एयरलाइन की कार्गो बिल्डिंग में काम करता था और पहले भी वहां से $22,000 चुरा चुका था, मगर उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसे वहां से निकाला नहीं गया। अपने खास आदमी हेनरी हिल से खबर मिलते ही जेम्स बर्ग इस चोरी की प्लानिंग में लग जाता है और लकी क्राइम फैमिली से अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके हथियार और लोगों का इंतजाम करता है जिनकी मदद से वो इस चोरी को अंजाम दे सके। बर्ग के टारगेट पर लुफ्थांसा एयरलाइंस की कार्गो बिल्डिंग ही थी, क्योंकि वहां $5 मिलियन कैश आने की खबर उसे पहले ही मिल चुकी थी। हालांकि ये कैश कार्गो बिल्डिंग में थोड़ी देर के लिए ही रहता था, मगर एक बार कैश पिकअप वैन वहां से निकल जाने के बाद जो भी कैश वहां आता था उसे अगले दिन तक के लिए वहीं रख लिया जाता था। चूँकि कैश करेंसी एक्सचेंज के लिए आता था, इसलिए इसमें ज़्यादातर छोटे नोट्स होते थे जिनके सीरियल नंबर्स भी अलग अलग होते थे। अब जेम्स बर्ग अपनी गैंग के 2 लोग रॉबर्ट फ्रैंकी मैकमहान और जो बुद्धा मैंड्रिक्स को लिवाइस वर्नर से मिलने के लिए भेजता है ताकि वो बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे निकाल सके। लिवाइस वर्नर उन्हें बिल्डिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ ड्यूटी पर कितने गार्ड्स होते हैं, कितने शिपमेंट्स आते हैं और कितने बजे आते हैं, और वो कौन सा वक्त होता है जब कार्गो बिल्डिंग की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद बर्ग अपनी गैंग असेंबल करना शुरू करता है, जिसमें वो उन्हीं लोगों को शामिल कर रहा था जिनमें इस चोरी को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई हुनर हो। इस गैंग में शामिल होने वाले लोगों के नाम थे हेनरी हिल, थॉमस डेजिमोन जो बर्ग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे,
इसके अलावा एंजेलो सेप, लुइस काफुर, जो मैनरी, पोलो लोकास्ट्री और रॉबर्ट मैकमहान भी शामिल थे। बर्क ने अपने बेटे फ्रैंक को भी अपने साथ शामिल कर लिया था, जिसका काम था बिल्डिंग के बाहर वैन लेकर उनका इंतजार करना, ताकि चोरी के बाद वो लोग उसमें बैठकर फरार हो सकें। और गैंग के एक और मेंबर पार्नल एडवर्ड को चोरी के बाद उस वैन को डिस्पोज करने का काम दिया गया था। इस गैंग के हर मेंबर को 10 से $50,000 के बीच मिल रहा था इस चोरी में जेम्स बर्क का साथ देने के लिए, जिसमें लिवाइस वर्नर को इस चोरी का 10% मिलना था, जिसने इस शिपमेंट और बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब जेम्स बर्क अपनी पूरी गैंग के साथ इस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार था और 11 दिसंबर मंडे को रात 3 बजे 6 लोग एक ब्लैक कलर की वैन में सवार होते हैं और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। उन सब ने काले कपड़े पहन रखे थे, उनके हाथों में ग्लव्स थे और चेहरे मास्क से ढके हुए थे। वो चोर बोल्ट कटर की मदद से वहाँ का लॉक तोड़ते हैं और बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। चूँकि उन्हें बिल्डिंग के चप्पे चप्पे के बारे में पता था, इसलिए वो वहाँ के सभी अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं। उन्होंने अपने 2 साथी बाहर खड़ी वैन के पास छोड़ दिए थे, ताकि कोई भी खतरा महसूस होने पर वो उन्हें बता सकें। रात 3 बजे के करीब उस बिल्डिंग में काम करने वालों को मील ब्रेक मिलता था, जिसमें वो कुछ खाना पीना कर सकते थे, और इसीलिए चोरों का भी यही अंदाज़ा था कि सभी लोग इस वक्त लंच रूम में होंगे। अंदर घुसने के बाद चोरों को सबसे पहले जो शख्स मिलता है उसका नाम था जॉन मरी। वो लोग जॉन मरी को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें लंच रूम तक ले जाता है, जहाँ उन्हें 5 लोग और मिलते हैं। उन 5 के हाथों में हथकड़ियाँ डालने के बाद वो चोर उनकी आंखें और मुंह पर पट्टी बांधते हैं और उन्हें ज़मीन पर उल्टा लिटाकर उनके सर पर बंदूक तान देते हैं। इसी दौरान डर की वजह से मरी चोरों को बताता है कि उनके 2 एम्प्लॉय अभी भी नहीं दिख रहे हैं, जिनमें से एक का नाम था रूडी एरिच, जो नाइट शिफ्ट कार्गो मैनेजर था, और दूसरे का नाम था कैरी वेलन, जो कार्गो ट्रांसफ़र एजेंट था। कुछ ही देर में रूडी वहाँ अपने आप आ जाता है और बताता है कि वो वॉशरूम गया हुआ था, जबकि कैरी वेलन का अभी भी कुछ पता नहीं था। कुछ ही देर में कैरी अपनी कार लेकर पार्किंग लॉट में पहुंचता है, जहां बाहर खड़े दोनों चोर उसे वैन में डालकर बंद कर देते हैं। इसी दौरान बिल्डिंग के वेयरहाउस में काम करने वाले एक वर्कर को ये शोर सुनाई देता है, और वो जैसे ही ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि चोर उसकी तरफ बंदूक किए खड़े हैं, और वो उसे भी बंदी बना लेते हैं और उन 5 के साथ ज़मीन पर लेटा देते हैं। नाइट शिफ्ट होने की वजह से वहाँ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके बारे में पता चलते ही वैन के बाहर खड़े चोर उसे भी पकड़कर वैन में बंद कर देते हैं। अब उस बिल्डिंग के गार्ड से लेकर वर्कर तक सभी लोग उन चोरों के कब्जे में थे। अब उन कैद हुए वर्कर्स में से चोर एरिच को उठाते हैं और उसे ले जाकर उससे डबल डोर वाला वॉल्ट खुलवाते हैं। वॉल्ट खुलते ही वो चोर सारा कैश और सारा कीमती सामान 72 कार्टन्स में भरते हैं और उसे ले जाकर नीचे खड़ी वैन में सेट करना शुरू करते हैं। इसी दौरान बर्क का बेटा भी दूसरी वैन लेकर आ जाता है, जिसमें बाकी चोर बैठकर फरार हो जाते हैं, और कैश से भरी वैन एक दूसरा चोर लेकर वहाँ से निकल जाता है। उन सब में यह तय हुआ था कि वो लोग बर्क के लाउंज के पीछे एक ऑटो गैराज में मिलेंगे, जहां बर्क पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा होगा। गैराज पहुंचने के बाद लूट के सामान को वो लोग वैन से निकालकर दूसरी वैन में रखते हैं और उस लूट में इस्तेमाल हुई वैन को पार्नल एडवर्ड डिस्पोज कर देता है। महज 1 घंटे के अंदर पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी एयरपोर्ट चोरी को अंजाम दिया जा चुका था और यह कामयाब चोरी साबित हुई। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इस चोरी में शामिल चोर एक एक करके मरने लगते हैं। चूँकि इस चोरी में बैंक के $5 मिलियन चुराए गए थे, इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट FBI पर इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लगती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि FBI ये मानकर चल रही थी कि इस चोरी के पीछे जेम्स बर्क और उसके गैंग का हाथ है, मगर उनके पास जेम्स के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था और इसीलिए वो चाहते थे कि जेम्स बर्क, टिमी डेजिमोन या हेनरी हिल, इन तीनों में से किसी के भी फिंगरप्रिंट उनके हाथ लग जाए। साथ ही साथ चोरी हुए सामान में से भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था और इसीलिए FBI कुछ नहीं कर पा रही थी। इस छानबीन की वजह से जेम्स बर्क बिल्कुल बौखला गया था, क्योंकि वो पहले भी जेल में 6 साल की सज़ा काट चुका था। इसलिए वो फैसला करता है कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की या उसे धोखा दिया तो वो उसे मार देगा। और यहीं से शुरू हुआ मर्डर्स का वो सिलसिला जो सालों तक चलता रहा। पार्नल एडवर्ड, जिसे इस वैन को डिस्पोज करने का काम दिया गया था, उसने जल्दी जल्दी में वैन को अपनी गर्लफ्रेंड के घर के पास ही डिस्पोज कर दिया। FBI को जैसे ही वो वैन मिली, उन्होंने उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में FBI को उन लोगों के फिंगरप्रिंट मिले जिन्हें अक्सर जेम्स बर्क के साथ देखा गया था। अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि इस पूरी चोरी के पीछे जेम्स बर्क का ही हाथ है। महज 3 दिनों के अंदर ही बर्क और उसके गैंग के घर, फोन्स और कार सब सर्वेलेंस पर थे। कुछ ही दिनों बाद FBI गैंग के 2 मेंबर्स को फ़ोन पर इस चोरी के बारे में बात करते सुनती है। वो दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि लूट की रकम कितनी है और लूट का सामान कहाँ रखा है।
इस बात की भनक जेम्स बर्ग को लग जाती है कि वैन मिलने की वजह से एफबीआई के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिसकी वजह से एफबीआई उन पर नज़र रख रही है और ये सब एडवर्ड पानल की गलती की वजह से हुआ है। तब बर्ग टॉमी डेजिमोन के हाथों एडवर्ड का मर्डर करवा देता है और चोरी से महज 1 हफ्ते बाद ही एडवर्ड की लाश उसके बेड पर मिलती है, जिसमें यह पता चलता है कि एडवर्ड के सर में 6 गोलियां मारी गई हैं। इस मर्डर के 1 महीने के अंदर ही मार्टिन क्रैगमैन भी मारा जा चुका था, वही मार्टिन क्रैगमैन जिसने कार्गो बिल्डिंग में कैश आने की खबर हेनरी हिल को दी थी। मार्टिन क्रैगमैन के मर्डर के पीछे की वजह यह थी कि एक दिन वो बहुत जल्दी और घबराहट में जेम्स बर्ग से इस चोरी में अपना हिस्सा मांगने लगता है। तब बर्ग को लगने लगता है कि क्रैगमैन एफबीआई से मिल गया है और उनके बारे में सारी खबर एफबीआई को दे रहा है, इसलिए वो अपना हिस्सा लेकर भागना चाहता है। हालांकि क्रैगमैन को भी बर्ग ने ही मरवाया था, मगर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। इस दूसरे मर्डर के कुछ ही दिन बाद टॉमी डेजिमोन भी मारा गया। हालांकि ये माना जाता है कि उसके मर्डर का इस चोरी या जेम्स बर्ग से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसे न्यूयॉर्क की क्रिमिनल गैम्बिनो फैमिली ने मरवाया था, क्योंकि डेजिमोन ने उनसे दुश्मनी मोल ली थी। कुछ ही दिन बाद बर्ग का लाउंज संभालने वाले रिचर्ड ईटन की लाश भी फ्रीजर ट्रक में लटकी मिली, जिसे जेम्स बर्ग ने इसलिए मरवाया क्योंकि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट के माल में से $2.5 लाख चुराने की कोशिश की। रिचर्ड के 2 साथी, जिनका नाम था मोंटेलियन और थेरेसा फरेरा, वो दोनों भी 2 हफ्तों बाद मरे हुए पाए गए, जिसमें से फरेरा का सर कटा हुआ धड़ पास की नदी में मिला। लुइस काफुर, जो इन 6 चोरों में से एक था और जेल में जेम्स बर्ग का साथी भी था, उसे बर्ग ने सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो गैंग के सारे सीक्रेट्स अपनी बीवी जोना कपूर से डिस्कस करता था और साथ ही साथ उसने चोरी में अपने हिस्से से एक बहुत महंगी कैडिलैक फ्लीटवुड कार खरीदी और उसे लेकर एक मीटिंग में गया जो JF कैनेडी एयरपोर्ट से बहुत करीब थी, वो भी तब जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपने जोरों पर थी। इस मीटिंग के बाद अगली सुबह लुइस काफुर और उसकी बीवी जोना कपूर दोनों गायब हो गए और फिर उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। अब तक इस गैंग के 5 लोग मारे जा चुके थे और यह सिलसिला कुछ महीनों के लिए थम जाता है कि तभी जो मैनरी और रॉबर्ट मैकमाहन की डेड बॉडीज एक कार में मिलती हैं। उन दोनों को सर में पीछे से गोलियां मारी गई थी और इसके पीछे की वजह यह थी कि FBI को उनके इस चोरी में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिल गए थे और इससे पहले FBI उन्हें पकड़कर बर्ग तक पहुंचती, बर्ग ने उन दोनों को भी मरवा दिया। इतनी बड़ी चोरी और इतने सारे मर्डर्स के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं लगा था जिससे वो डायरेक्टली जेम्स बर्ग को गिरफ्तार कर सकें। इस इन्वेस्टिगेशन को अब पूरे 2 महीने बीत चुके थे, तब FBI लकी फैमिली को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजती है ताकि वो चोरी और इन मर्डर्स का लिंक जोड़ सकें और जेम्स बर्ग को गिरफ्तार कर सकें। कोर्ट में FBI कार्गो बिल्डिंग में उस रात काम करने वाले वर्कर्स को भी बुला लेती है मुजरिम की शिनाख्त करने के लिए, जिसमें कैरी वेलन एंजेलो सेप को पहचान लेता है और FBI को बताता है कि एंजेलो ने ही पार्किंग लॉट में उस पर हमला किया था और उसे वैन के अंदर बंद कर दिया था। साथ ही साथ जूडी एरिच FBI को बताता है कि चोरों को बिल्डिंग के सेफ्टी सिस्टम और डबल डोर वॉल्ट के बारे में पूरी मालूमात थी और वो बिल्डिंग के चप्पे चप्पे के बारे में जानते थे। वो FBI को ये भी बताता है कि चोर ये भी जानते थे कि वॉल्ट के दोनों दरवाजे खोलने पर अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो एरिच से एक ही दरवाज़ा खुलवाते हैं और दूसरा बंद रखते हैं। जैसे ही एंजेलो सेप की पहचान होती है, FBI उसे गिरफ्तार कर लेती है और एंजेलो सेप वो पहला चोर था जो इस चोरी से कनेक्शन में पकड़ा गया। एंजेलो सेप की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही जेम्स बर्ग वहाँ से फरार हो जाता है और इसी दौरान FBI के हाथ पीटर ग्रनवॉल्ड नाम का एक शख्स लगता है। पीटर ग्रनवॉल्ड लिवाइस वर्नर का साथी था जो उसके साथ JF कैनेडी एयरपोर्ट पर काम करता था। लिवाइस वर्नर वही शख्स था जिसने क्रैगमैन को इस चोरी से जुड़ी हर डिटेल बताई थी। चूँकि ये दोनों एयरपोर्ट के मामूली वर्कर थे और इनकी सैलरी भी बहुत कम थी, मगर अचानक ये दोनों बहुत पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। जहाँ एक तरफ पीटर ग्रनवॉल्ड अपनी सारी उधारी चुका देता है जो उसने लोगों से ली थी, वहीं दूसरी तरफ लिवाइस वर्नर एक कस्टमाइज वैन खरीदता है, वो भी कैश। ये देख FBI को उन दोनों पर शक होने लगता है और उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो इन दोनों का भी इस चोरी में हाथ है। इसी शक की बिना पर FBI दोनों को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान पीटर ग्रनवॉल्ड ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता और फिर वो FBI को वो कहानी सुनाता है जिसने इस पूरे केस को सॉल्व करके रख दिया। पीटर ग्रनवॉल्ड FBI को बताता है कि उसने और वर्नर ने इस चोरी से 2 साल पहले एक चोरी को अंजाम दिया था जिसमें उन दोनों ने $22,000 चुराए थे, जिसके बाद उसे और वर्नर को जेल भी जाना पड़ा था। जेल में उन दोनों ने एक और बड़ी चोरी का प्लान बनाया था, मगर वो उसे अंजाम नहीं दे पाए। पीटर ने FBI को यह भी बताया कि वर्नर ने उससे वादा किया था कि अगर वो कोई बड़ी चोरी को अंजाम देगा तो वो उसे $65,000 देगा और साथ ही साथ इस चोरी की वजह से अगर उसकी जॉब चली जाती है तो वो उसे $50,000 और देगा।
और वादे के मुताबिक इस बड़ी चोरी के बाद वर्नर ने उसे $50,000 भी दिए। FBI ग्रनवॉल्ड से जब बर्क और उसके गैंग के बारे में पूछती है तब वो FBI से कहता है कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इधर वर्नर भी जेम्स बर्क और उसके गैंग के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और FBI उस पर एयरपोर्ट की खुफिया जानकारी चोरों को देने और इस चोरी में उनकी मदद करने के इल्ज़ाम में उस पर केस दर्ज कर लेती है, जिसके बाद उसे 15 साल की सज़ा सुनाई जाती है और $25,000 का जुर्माना लगाया जाता है। वर्नर को जून में सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद 8 महीनों तक इस केस पर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ नहीं लगी। वर्नर को अब जेल में रहते 8 महीने बीत चुके थे और उसे अब जेल में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब वो फैसला करता है कि वो FBI के साथ कोऑपरेट करके उन्हें सब कुछ बता देगा और अपनी सज़ा कम करवा लेगा। वो FBI को बताता है कि उसने ये खबर क्रगमैन और मैनरी को दी थी और उसके बाद में उन्होंने ये खबर किसे दी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। चूँकि क्रगमैन और मैनरी पहले ही मर चुके थे, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन FBI के किसी काम की नहीं निकलती और वो वर्नर की सज़ा में कोई कमी नहीं कराते। इधर गैंग के इतने सारे लोगों के मारे जाने के बाद हेनरी हिल को भी ये डर सताने लगता है कि जेम्स बर्क उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। इसलिए वो FBI से एक डील करता है जिसमें वो उनका विटनेस बन जाता है और बदले में उनसे प्रोटेक्शन मांगता है, जिसके बाद FBI उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन करवा देती है। अब हेनरी हिल जेम्स बर्क के बारे में एक एक डिटेल FBI को बताना शुरू करता है कि कैसे बर्क ने इस चोरी की प्लानिंग की, उसका लकी क्रिमिनल गैंग से क्या कनेक्शन है और कैसे उसने गैंग के लोगों का मर्डर करवाया। हेनरी के इस बयान के बाद FBI सन 1980 में जेम्स बर्क को गिरफ्तार कर लेती है और आखिरकार चोरी के 18 महीने बाद बर्क FBI की गिरफ्त में था। चूँकि बर्क के खिलाफ सारे सबूत जुटाने में FBI को काफ़ी वक्त लग गया और इसीलिए 2 साल चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने जेम्स बर्क को चोरियों के लिए 15 साल की सज़ा और सभी मर्डर्स के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाने के 14 साल बाद 13 अप्रैल सन 1996 में जेम्स बर्क की कैंसर से मौत हो गई। चूँकि बर्क ने खुद कभी कोई जुर्म नहीं कबूला और इसीलिए FBI को यह सवाल बार बार परेशान करता रहा कि आखिर लुफ्तांसा एयरलाइन कार्गो बिल्डिंग से लूटा हुआ पैसा और कीमती सामान गया कहाँ। माना जाता है कि इस लूट में चुराए हुए पैसे कई लोगों ने आपस में बांटे, जिसमें माफिया भी शामिल था और इसीलिए इन पैसों को आज तक कोई ट्रेस नहीं कर पाया। एंजेलो सेप जो जमानत पर बाहर आ गया था, वो भी 10 महीनों बाद ब्रुकलिन में अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में मरा हुआ पाया गया। सेप के मरने की वजह यह थी कि उसने अपनी मौत से 1 हफ्ते पहले एक ड्रग डीलर को लूटा था, इसलिए उसने अपने 2 शूटर भेजकर एंजेलो सेप और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मरवा दिया। अब आता है इस गैंग का आखिरी और सबसे छोटा मेंबर फ्रैंक बर्क, जो जेम्स बर्क का बेटा था और इस चोरी के दौरान वैन चला रहा था। 26 साल के फ्रैंक बर्क की डेड बॉडी 18 मई सन 1987 को रात 2:30 बजे ब्रुकलिन के लिबर्टी एवेन्यू के पास मिली। फ्रैंक की मौत के 2 दिन बाद ही पुलिस 46 साल के एक ड्रग डीलर को फ्रैंक के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद ड्रग डीलर पुलिस को बताता है कि मरने से पहले फ्रैंक गैम्बिनो फैमिली के लिए काम करने लगा था और गैम्बिनो फैमिली से उसकी दुश्मनी थी, इसलिए उसने फ्रैंक को मार दिया। हेनरी हिल, जिसने इस पूरी चोरी और मर्डर्स का खुलासा किया था, वो भी 10 साल बाद एक बीमारी की वजह से मर गया। लिवाइस वर्नर ने भी अपने कॉपरेशन के बदले FBI से बार बार अपनी सज़ा कम करवाने की अपील की, जिसके बाद उसकी सज़ा को कम करके 5 साल कर दिया गया और उसे और उसकी बीवी जेनेट बारबरी को नई पहचान देकर न्यूयॉर्क के बाहर भेज दिया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।